जय हिंद, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यापथ गुरुकुल में। मैं जय कौशिक। जैसा आप सभी के पता है, हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। चाहे मैं बात करूं सीईटी मेंस के लिए, हरियाणा के ग्रुप डी या एचटेट की परीक्षाओं के लिए, या जो आपकी सीईटी मेंस की जो परीक्षा होनी है, उन सभी परीक्षाओं के लिए हम हिंदी व्याकरण पढ़ने का काम करते हैं। तो अपनी आज की जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हुए प्यारे साथियों में बात करता हूँ। आज हम पढ़ने का काम करेंगे। पिछली क्लासों में हमने बात करी प्यारे साथियों, चाहे मैं बात करूँ हिंदी व्याकरण की, या मैं बात करूँ लिपि, देवनागरी लिपि, या मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों वर्णों की, और या मैं बात करूँ शब्दों की। तमाम बहुत सारी जानकारियाँ हमने पढ़ने का काम किया। तो जो थ्योरी आपकी, हम बात करूं जो आपकी पाठ्य सामग्री है, वो हमारी चलती रहेगी। इसी प्रकार जो हमारी विषय वस्तु है उसको पढ़ते रहेंगे। अब इसके साथ साथ आज की जो अपनी क्लास होगी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में करने का काम करेंगे। ये कंटेंट अपनी किताब का रहेगा। किताब कौन सी? जो पूरे हरियाणा में जिसने ट्रेंड किया था, समीक्षा हिंदी ब्रह्मास्त्र पुस्तक, जो आरबीडी पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है अपनी। जिस भी मेरे भाई को, मेरी बहन को किताब की पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल निःशुल्क। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा और आंसर करने का काम करिएगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक शब्दांतर इकाई क्या है? तो जैसा आप सभी ने हमने पढ़ा था, साथ के साथ लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ टिक मार्क करने के लिए नहीं आया हूँ आपको एमसीक्यू के साथ जो अपनी ये कह सकते हैं कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ना है। वर्ण की बात करते हैं प्यारे साथियों। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। जो निरर्थक इकाई होती है वर्ण, तो लिख लीजिएगा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और ये कैसी इकाई है? निरर्थक होती है। लेकिन आपसे पूछा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई आप लोगों से पूछी गई है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो शब्द रहेगा। तो भाषा की सबसे छोटी और सार्थक और स्वतंत्र इकाई क्या रहेगी भाई? शब्द रहेगी। अगर पद की बात की जाए तो ये पद क्या होते हैं? जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो शब्द शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। और पद की बात की जाए तो ये स्वतंत्र इकाई नहीं होते हैं। स्रोत के ये ध्यान रखिएगा, ये स्रोत नहीं, ये क्या है? ये स्रोत है शब्द। ठीक है। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तो हमने पिछली क्लास में जाना था कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद पढ़े थे? 5 भेद हमने पढ़े थे। कौन कौन से मेरे भाई? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और संकर शब्द। ठीक है। और संकर शब्द हमने पढ़े थे प्यारे साथियों। तो ये 5 भेद इसके रहेंगे, इसके रहेंगे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद रहेंगे। तो 3 की अगर बात की जाए तो 3 रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर बात की जाए, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं रे? रचना के आधार पर 3 है मेरे भाई, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द की बात की जाए तो तत् का मतलब होता है वह, और सम का मतलब समान। मतलब संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वो तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन परिवर्तित होकर, रूपांतरण होकर, मतलब बदल कर, तो तद्भव शब्द प्रयोग किए जाते हैं।
विदेशज की बात की जाए, जो अन्य भाषाओं के शब्द होते हैं, अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो विदेशज शब्द रहेंगे। देशज शब्द की बात की जाए, जो अपने आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली के जो शब्द हैं वो देशज शब्द रहेंगे। चाहे मैं बात करूँ लोटा की, खटोला की, है ना। खटोला वो नहीं, एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, उसने तो खटोला तो पढ़े रहने दो, अब किताब में भी ध्यान दे लिया करो, ठीक है। देशज विदेशज भी पढ़ लिया। संकर की बात की जाए, जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ये डिटेल हमने पढ़ ली थी। आगे बात करते हैं, निम्न में से यौगिक शब्द छांटो। यौगिक का मैंने बताया था, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो जो विद्यालय शब्द है, ये विद्या जमा आलय से बनता है, विद्यालय। लड़का की बात की जाए तो लड़का शब्द कैसा रहेगा, रूढ़ शब्द रहेगा। कैसा शब्द रहेगा, रूढ़ शब्द रहेगा। और दशानंद की मैं बात करूं तो ये कैसा शब्द रहेगा, ये योग रूढ़ शब्द रहेगा भाई, ठीक है। तो जो इस प्रश्न का जो आंसर है क्या रहेगा, विद्यालय रहेगा, ठीक है प्यारे साथियों। भाई जिनको भी अपनी क्लासेज है जो पसंद आती है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद बच्चे की सहायता कर सकता है। आगे बात करते हैं, दुकान किस भाषा का शब्द है। तो दुकान की बात की जाए तो ये फारसी भाषा का शब्द है। आगे बात करते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द छांटो। तत्सम का मतलब मैंने अभी बताया, जो शब्द संस्कृत भाषा के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो जो धरित्री है, जिसका अर्थ क्या होता है, धरती, जिसका अर्थ क्या होता है, धरती, तो ये तत्सम शब्द है और धरती तद्भव शब्द इसका रहेगा। आगे शब्द की बात करते हैं, पानदान शब्द क्या है। पानदान शब्द कैसा शब्द है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द संकर शब्द कहलाता है। संकर का अर्थ ही होता है दोगला, मतलब जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और अलग अलग भाषाओं के होने चाहिए। तो पान की मैं बात करूं तो ये पान कहाँ, इस पान का अर्थ क्या होता है, पत्ता, ठीक है। ये संस्कृत की बात की जाए, और दान का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। दान का अर्थ पत्थर। तो ये शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं, तो इस प्रकार ये संकर शब्द रहेगा भाई। क्या रहेगा, संकर शब्द रहेगा। आगे बात करते हैं, भ्राता का तद्भव रूप। भ्राता का तद्भव रूप, भ्राता कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप आप लोगों से पूछा गया है, तो जिसका अर्थ होता है भाई, जिसका अर्थ होता है भाई। आगे बात करते हैं, देशभक्ति किस प्रकार का शब्द है। तो देशभक्ति जो शब्द है ये देश जमा भक्ति के मेल से बना है। और मैंने आपको बताया था, अगर वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसका अर्थ, तो वो योग रूढ़ होते हैं। लेकिन जब इन दोनों का अलग अलग अर्थ रहता है, देश और भक्ति का, और इन दोनों के मेल से नया शब्द बनता है देशभक्ति, तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, अक्षवाट का तद्भव रूप क्या है। अक्षवाट की बात की जाए तो अक्ष की अगर मैं बात करूं तो इसका जो अर्थ है, इसका जो संबंध है, ये मल्ल क्रीड़ा या जिसे कह सकते हैं दाव पेच, जिसे कुश्ती कहते हैं, उससे संबंध रखता है। और वाट का अर्थ होता है घिरा हुआ स्थान, घिरा हुआ स्थान। तो ये कह सकते हैं, मैंने अभी बताया अक्ष का तो अर्थ दाव पेच से रहेगा इसका संबंध, और वाट का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ स्थान। मतलब दाव पेच कहाँ खेले जाते हैं, अखाड़ा में, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या रहेगा, अखाड़ा रहेगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से क्या छांटना है, अविकारी शब्द छांटना है। क्या छांटना है रे, अविकारी शब्द छांटना है। और आज की क्लास से भी प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे भाई। मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड भी हो रही है, तो नोट कर लीजिएगा ध्यान से। विकारी शब्द की बात की जाए तो विकार का अर्थ होता है मेरे भाई परिवर्तन।
विकार का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन शब्दों में आता है किसके कारण? लिंग वचन कारक के कारण। लिंग वचन कारक के कारण। लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में विकार नहीं आता, मतलब परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में अ उपसर्ग जोड़ने से बना है अविकारी। अ का अर्थ होता है नहीं, और विकार का मतलब परिवर्तन। मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं, किसके कारण? लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं हो। लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन नहीं आता। ध्यान से लिख लीजिएगा। विकारी में परिवर्तन आता है, अविकारी में परिवर्तन नहीं लिखा है मैंने, नहीं आता है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया है अविकारी शब्द छंटना है तो पुस्तक में तो परिवर्तन आता है, पुस्तक का बहुवचन बनता है पुस्तकी। ठीक है। अगर बात की जाए लड़का की तो लड़का का लिंग भी बदल सकते हैं, मतलब लड़का से लड़की भी बना सकते हैं, और कलम से बहुवचन बना सकते हैं कल में। लेकिन बहुत से आप परिवर्तन नहीं कर सकते लिंग वचन कारक के कारण, क्योंकि आप बहुत से बहुते भी नहीं बना सकते और बहुती भी नहीं बना सकते। बहुती तो भी बना सको, है ना। तो ये क्या रहेगा इसका आंसर? है क्या रहेगा भाई इसका आंसर? है इसका आंसर रहेगा भाई बहुत। ठीक है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, विकारी शब्द का भेद नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर विकारी शब्द के भेद की बात की जाए, विकारी शब्द के भेद, तो लिख लीजिएगा। विकारी शब्द के चार भेद हैं। कौन कौन से? वो भी लिख लीजिएगा। एक तो भेद है संज्ञा, ठीक है। एक है सर्वनाम, एक है क्रिया, और एक है मेरे भाई विशेषण। एक क्या है? विशेषण। अगर अविकारी की बात मैं करूं तो अविकारी के पांच भेद हैं। अविकारी के क्या है भाई? पांच भेद हैं। कौन कौन से हैं सर जी? लागे लोगे या और बता दो तो ये भी लिख लो। एक तो है मेरे भाई क्रिया विशेषण, ठीक है। एक तो है क्रिया विशेषण, एक है संबंध बोधक, एक है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक है समुच्चय बोधक, एक है समुच्चय बोधक, और पांचवा है मेरे भाई निपात। क्या है? निपात। तो ये पांच किसके भेद हैं भाई? अविकारी शब्द के। अविकारी के भेद हैं कितने? पांच। और विकारी के कितने हैं? विकारी के चार। तो आपसे पूछा गया है विकारी शब्द का भेद नहीं है, आपसे पूछा गया है तो सर्वनाम किसका भेद है? सर्वनाम तो विकारी का है। विशेषण भी किसका है? विकारी का है। क्रिया भी किसका है? विकारी का। तो आपसे पूछा गया है तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? निपात, क्योंकि ये विकारी का नहीं, ये अविकारी का है। ठीक है भाई। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम आप लोग कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जिस भी मेरे भाई को, मेरी बहन को कोई डाउट आता है किसी प्रकार का, तो आप हमारे इस नंबर पर अपने डाउट भेजकर अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। आप हमारे से इस नंबर पर जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। हमने कोई ज़्यादा चुटकुले वगैरह या टोंटबाजी या मैं कहूँ किसी प्रकार की अदर एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमने अपने काम को आगे नहीं बढ़ाना है। हमने अपने कंटेंट के बलबूते पर अपने काम को ऐसे ही ईमानदारी से करते रहेंगे। आप सभी का साथ बना रहे। सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलते चलते एक लाइन हो जाए, कह दीजिएगा वाह वाह, है ना।
उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। ये लाइन आप लोगों के लिए है कि अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। आज जो लोग आपकी हंसी या आपका मजाक उड़ाते हैं वो आने वाले समय में आपका स्वागत भी करेंगे, आपकी मेहनत को सलाम भी करेंगे। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। सभी को प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।